जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं रंजित केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पॉलीटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2023 को देखते हुए डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है जिसमें हमने बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी 2-3 क्लासेस कंप्लीट पढ़ा दिए हैं और उनमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, क्योंकि अगर आप उन वीडियोज़ को देखे हैं तो भी आपको आगे की क्लासेस भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी इंटेंस एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन के लिए अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जैसे भी इसका नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम कब होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम किस डेट को होगा, हर एक चीज़ की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में इसके थ्योरी के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आप सभी अच्छे जानते हैं हमारे भोजन के मुख्य अवयव क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। हम जानते हैं कि आपको ये पता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी, आपने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको नहीं पता होंगी। अल्प मात्रा में विटामिन ए, खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो ऊतकों की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए काम आते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि शरीर की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है? मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ B2 यानी विटामिन समझ लीजिए। ए हम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ए ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। और विटामिन ए यहाँ पे हो गया आपका, और इसके बाद मैं दे रहा हूँ खनिज लवण में दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, खनिज पदार्थ दे रहा हूँ। और ऑप्शन नंबर 4 में आपको मान लीजिए दे रहा हूँ प्रोटीन। तो आप हम बताएंगे कि सर इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन जो कि शरीर की वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा प्रोटीन। कौन सा होगा? प्रोटीन। आपके शरीर के लिए वृद्धि के लिए, आपको लंबे होने के लिए, आपके शरीर के हर एक अंग की वृद्धि के लिए, ठीक है, पूर्ण प्रकार से पोषण देने का कार्य करता है प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर के लिए, या नॉर्मली कहें तो जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवयव होता है। देखिए, जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन को भी रोकने का कार्य करता है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों को पानी की कमी हो जाती है, उन्हें अलग से पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन की क्रिया तभी होती है जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है। तो पानी आपको समय समय पर पीते रहना चाहिए, चाहे आपको प्यास लगी हो या फिर न लगी हो। वह उपापचय क्रिया में यहाँ पे हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता है, अतः पाचन तंत्र में छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में प्रवृत्ति करता है। देखिए, जब आप कोई भी अवयव किसी भी प्रकार का फ्रूट या फिर भोजन ग्रहण करते हैं तो वो जिसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, वो आपको डायरेक्ट आपके शरीर को नहीं मिलते हैं, बल्कि जब आपके शरीर में पाचन क्रिया होती है तो उससे जो मिनरल्स निकलते हैं वो आपके शरीर के विभिन्न अलग अलग भागों में जा कर के आपके शरीर को जो भी उसकी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने का काम करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगी। देखिए, जटिल पोषण पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इस क्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल पोषण पदार्थ यानी किसी प्रकार के पोषण को, किसी भी प्रकार के ऐसे पोषण पदार्थ को जो कि आपके शरीर को पोषण दे सकता है, उसको पचाने की या फिर उसको एक ऐसे फॉर्म में बदलने की क्रिया जिससे कि वो डायरेक्ट आपके शरीर को लगे। अब आप चावल आप खा रहे हैं, मान लीजिए आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो डायरेक्ट आपके शरीर को रोटी चावल तो लगेगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट वो तो आपके शरीर में आपके ऊतक के रूप में तो बदलेगा नहीं। लेकिन ऊतक बनने के लिए आपके शरीर में क्या ज़रूरत है? ब्लड की। तो ब्लड को बढ़ाने का सबसे बढ़िया स्रोत है आयरन। तो आयरन कहाँ से मिलेगा? उसी खनिज पदार्थों जिसको आप भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको वो कैसे मिलता है? भोजन के रूप में। तो यही क्रिया जो बदलता है ना कि आयरन आपको कहाँ मिल जाए? सबसे अधिक आयरन मिल जाएगा आपको सेब में। सेब देखे हैं ना, एप्पल। तो एप्पल से आयरन जो मिलता है आपके शरीर में, जो कि आपके रक्त को बढ़ाने का करता है,
तो यही एप्पल से आयरन शरीर को मिलता है, इसी क्रिया को पाचन कहते हैं, यानी डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपकी हमारी बातों को जो है वो समझ रहे होंगे। मनुष्य का पाचन आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल के बारे में आपने सुना होगा। एलिमेंट्री कैनल, एवरेज लेंथ जो होता है आहार नाल का वो 9 मीटर होता है। इसको अभी के अभी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पृष्ठ भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलता है। यानी जो आहार नाल होता है वो आपके मुख से लेकर के आपके बाहर गुदा यानी मल द्वार तक फैला होता है, जो कि इसकी लेंथ जो होती है वो 9 मीटर होती है। अब आप बोलेंगे सर हमारी हाइट ये है 5 फीट, अब ये 9 मीटर कहाँ से आ गया? तो आपको बता दें कि जो आहार नल होता है ना वो कुछ इस प्रकार का आपके शरीर में इस प्रकार से घूमते हुए ये होता है। ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है वो 9 मीटर होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऐसा नहीं बोलना है कि सर आपने बताया नहीं था, 9 मीटर याद करके रखना है बिल्कुल। ओके, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशी जिह्वा होती है। जिह्वा क्या बात जानते हैं? जिह्वा यानी जीभ आपकी। दांत एक गर्त दंतीय व्यवस्था में होते हैं। मनुष्य सहित अधिकांश प्राणियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं। 2 तरह के दांत। आपका दांत अगर टूटा होगा तो एक बार आया होगा, लेकिन फिर से टूटा तो वो नहीं आएगा, जिसे कि आप दूध का दांत भी बोलते हैं। अस्थायी दांत समूह दूध के दांत जिसे बोलते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। दूध के दांत, कौन दांत? दूध की दांत, इनकी संख्या 20 होती है। स्थायी दांत यानी जो कि आपके जीवन में आपको परमानेंट रूप से मिलेंगे वो होते हैं 32 यानी 32 दांत। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए, इस तरह की व्यवस्था को द्विबार दंती यानी डाइफाइडोंट कहते हैं। यानी आपके दांत, दूध के दांत को टूटना और नए दांत का उगना, जो कि 32 की संख्या में होते हैं। लेकिन दूध के दांत कितने होते हैं? आपसे मैं पूछता हूँ दूध के दांत कितने होते हैं तो आप बोलेंगे सर 20 होते हैं। तो आपको 4 अंक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको जेकब भी देगा। तो यहाँ तक तो हो गई आपके दांत की बात। इनेमल क्या है? दांतों के चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है, इनेमल कहते हैं। इनेमल यानी आपके दांत के जो बाहरी भाग होता है, जो आपके दांत को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, इनेमल बोलते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे आकार के उभार के रूप में पैपिला होते हैं, जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। आपने अपने जीभ में देखा होगा कुछ फटे फटे आकार के संरचना बनी होती है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैपिला। क्या बोलते हैं? पैपिला बोलते हैं। यही जो है वो आपको स्वाद वगैरह देने का काम करते हैं। अब देखिए आगे समझिए। मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है, जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ होता है। यानी मुख गुहा से आप श्वास भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं। उपापस्थय में ही मघाटी ढक्कन, अरे ये क्या हो गया? एपिग्लोटिड्स भोजन को निगलने समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। यानी कि अगर आप भोजन भी ले रहे हैं और श्वास भी एक साथ ले रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको एक साथ में एक ही कार्य हो सके इसको रोकने का कार्य करता है क्या? एपिग्लोटिड्स बोलते हैं उसे हैं। ठीक है, ग्रसिका एक पतली नली है जो गर्दन एवं मध्य पट्ट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार की थैलेनुमा आमाशय यानी स्टोमक में खुलती है। दोस्तों फिगर में आप देख रहे होंगे मानव उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, और यहाँ पे पाचन तंत्र है। ये उत्सर्जन तंत्र है और ये पाचन तंत्र है। तो यहाँ पर ये आपका आहार नाल जो देखिए यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे घूमते हुए, यहाँ पे ऐसे घूमते हुए ये आ गया, ऐसे निकल गया। तो ये आपके आहार नाल की लंबाई होती है 9 मीटर। ओके, अब देखिए ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है मल द्वार। ओके, और यहाँ पे है मूत्र द्वार, यानी यहाँ पे मूत्राशय है और ये आपका दायां गुर्दा और ये बायां गुर्दा। ओके, और इसमें सीरा और धमनी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ये आपका आमाशय हो गया। ओके, और ये जो आप रेड वाला भाग दिख रहे हैं ये क्या है? तो ये आपका लीवर है, यानी यकृत इसे बोलते हैं आप हिंदी में। ओके, तो ये सब आपकी संरचना हो गई पाचन तंत्र और मानव उत्सर्जन तंत्र की। दोस्तों ग्रसिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। यानी ग्रसिका जो है वो आमाशय में खुलता है, वो एक पेशीय तंत्रिका द्वारा खुलती और बंद होती है। ठीक है, आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि जठरागम भाग, जिसे कि जठराग्नि भी बोलते हैं, फंडस भाग और जठर निर्गम भाग। इससे भोजन का निकास छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला सी आकार की ड्यूडोनियम पक्वाशय कहते हैं,
और दूसरा आपका जेजुनम और तीसरा इलेनम। क्या? इलियम है। ओके। सी आकार की ड्यूडोनियम बोलते हैं, पक्वासे इसको हिंदी में बोल रहे हैं। जेजुनम और इलियम ये 3 भाग होते हैं आपके छोटी आंत के। दोस्तों छोटी आंत बड़ी आंत में एक क्षुद्रांत के द्वारा खुलती है। छोटी आंत बड़ी आंत में एक क्षुद्रांत यानी छोटी सी द्वार द्वारा खुलती है। आहार नाल की दीवार में गशिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। आहार नाल आपका जो 9 मीटर का होता है ना, ये जो 9 मीटर का आहार नाल होता है इसमें आपके कई भाग होते हैं, ठीक है। और ये आहार नाल दीवार में गशिका से 4 स्तर में होती है। जैसे कि पहला स्तर आपका हो गया शिरोसा, दूसरा स्तर हो गया भीतरी वर्तुल, तीसरा हो गया सब म्यूकोसा और चौथा आपका हो गया म्यूकोसा, ठीक है। तो शिरोसा सबसे बाहरी वाली परत है और इस एक परत मेस्टोथेलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर लसिका व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी होती है। आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत होती है म्यूकोसा। यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्धन बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं। इतना चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो ये आहार नल हो गया ना, इसके कई भाग होते हैं। ये मान लीजिए आपका सबसे अंतर का भाग हो गया। अब ये एक भाग हो गया उसके बाहर का, ठीक है। फिर उसके बाहर एक भाग हो गया, ठीक है। तो ये पतला सा होता है पर इसके कई ऊपर से लेयर होते हैं। तो जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसे बोलते हैं म्यूकोसा, उसके ऊपर की लेयर को कहते हैं सब म्यूकोसा, उसके ऊपर का जो होता है वो भीतरी वर्तुल और उसके ऊपर का शिरोसा बोलते हैं। तो ये आपको 4 नाम जो है वो याद रखने हैं। देखिए पाचन तंत्र के मुख्य 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला अंतर्ग्रहण, ओके। और दूसरा होता है पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा होता है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, और इसके बाद स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, और भी यानी 5वां मल त्याग यानी इगेस्टन। दोस्तों पाचन आपके शरीर में कहाँ से स्टार्ट होता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको बता दें कि पाचन जो है वो मुख से ही स्टार्ट होता है। मुख में जब आप भोजन को चबाना स्टार्ट करते हैं तो आपके मुंह से जो लार वगैरह मिलते हुए जब भोजन आपके आहार नाल की वजह से आपके जो शरीर में प्रवेश करता है, तो पाचन जो है आपके मुख से ही स्टार्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है पाचन जो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख दे देगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दे देंगे तो आपको लगाना है मुख से स्टार्ट होता है पाचन, ओके। हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। पाचन ग्रंथियाँ पढ़ेंगे हम, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय शामिल है। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियाँ करती हैं। कौन कौन सी? कर्णपूर, अधोजव और अधोजिह्वा, ओके। तो यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसका वयस्क व्यक्ति में भार जो है वो लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। जो यकृत आपका होता है लीवर ना, उसका वजन कितना होता है? 1 किलो 200 ग्राम से लेकर के 1 किलो 500 ग्राम के बीच में होता है। यह उदर में यानी आपके पेट में मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। अभी मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया था। इसकी 2 पालियाँ होती हैं। यकृत पालिकाएँ यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हैं, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरफ व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम यहाँ पे ग्लीसन्स कैप्सूल कहा जाता है, ओके। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त कहाँ स्रावित होता है? पित्त कहाँ स्रावित होता है बताइए? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पित्त जो है इसका स्राव होता है कहाँ? यकृत में होता है। जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली नलिका से मिलकर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पित्ताशयी नलिका एवं अग्नाशयी नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशयी वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती हैं। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है, यकृत दिया हुआ है तो आप यकृत लगाएंगे, लेकिन अगर आपको पित्ताशय दिया हुआ है तो आप पित्ताशय लगाएंगे, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो उसमें दोनों ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऑप्शन दोनों दे देता है तो एक साथ में ही आपको देखने को मिलेगा। अग्नाशय सीहाकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्रावीय एवं अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियाँ की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? देखिए अग्नाशय रस, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लेपिस ये सब स्रावित होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में इंडोसिन यानी कि इसका मुख्य भाग इसेरेट्स ऑफ लैंगेफांस होता है। इसमें 3 प्रमुख प्रकार की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? इसमें 3 प्रमुख प्रकार की सेल्स होती हैं। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा गामा सेल।
देखिए अल्फा सेल जो है इसे ग्लूकोगन हार्मोन्स निकलता है, बीटा जो सेल है उससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। ध्यान रखिएगा इंसुलिन हार्मोन्स किस सेल से निकलता है तो बीटा सेल से। गामा सेल से सोमाटोस्टालिन हार्मोन्स निकलता है या फिर रिलीज होता है। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।